नमस्कार, दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मातृभाषा दिवस को मनाने का मूल उद्देश्य है कि विश्व में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। हिंदी के प्रसिद्ध कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी कविता में क्या खूब कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हूँ भाषा माही प्रचार। अर्थात निज यानी अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूलाधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार की कलाएं, असीमित शिक्षा व अनेक प्रकार का ज्ञान सभी देशों से हमें जरूर लेना चाहिए, परंतु उनका प्रचार मातृभाषा के द्वारा ही करना चाहिए। तो इसी मुद्दे को लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस पर स्टूडियो में हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, प्रमोद शर्मा जी। इनके बारे में आपका परिचय करवा देता हूं। आप लंबे समय से राजस्थानी भाषा को लेकर कार्य कर रहे हैं और एक आखर मंच के संयोजक के तौर पर भी कार्य कर रहे हैं। तो प्रमोद शर्मा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, भाषा जो दो अक्षरों से मिलकर एक शब्द बना है, ये भाषा की गहराई को मैं आपसे समझना चाहूँगा। देखिए, भाषा जब मनुष्य एक समूह के रूप में रहना शुरू हुआ है, तो आप ऐसे समझिए इसको तकनीक के रूप में कि मूल में जब व्यक्ति किसी दूसरे के साथ संवाद करना चाहता है तो उसके मन में पहले एक भाव प्रकट होता है, और उसको जब वो अभिव्यक्त करता है तो उसकी कोई न कोई वो प्रक्रिया है, या तो वो लिख के करेगा या अपने आंगिक विन्यास के द्वारा आपको अपने भाव व्यक्त करना चाहेगा। तो चूँकि मनुष्य जो है वो बिना किसी बाह्य आवरण के बिना अपने मन के भाव को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। अभिव्यक्ति का माध्यम, तो अभिव्यक्ति का जो प्रबलतम माध्यम है हमारे सामने प्रकट जो माध्यम है वो भाषा है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम मना रहे हैं, इसके पीछे इसका मूल औचित्य क्या है? इसको आप ऐसे समझिए कि एक जैसे बालक है, बालक जब जन्म लेता है तो वो अपने जो मन के संस्कार है या मन के भावों को जो अभिव्यक्त करने का है, उसके मन में एक भाव किसी भी जो उसके विचार आता है, वो मतलब जैसे प्रेम का है या दुख का है या किसी विषाद का है भाव, उसको वो अभिव्यक्त करना चाहता है, तो वो जो विचारों को प्रकट करने का माध्यम लेता है वो सर्वप्रथम गर्भ से ही समझ लीजिए आप इसको, वो अपने माँ से ग्रहण करता है। तो माँ की जो भाषा होगी वही भाषा बालक अंगीकार करेगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो एक तरह से हमने इसको पितृभाषा इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो इस भाषा को किसी अन्य से लेता ही नहीं है, वो परिवेश से भी नहीं लेता है। आप समझिए कि जब बच्चा रोता है तो उसके रोने को वो माँ कैसे समझ जाती है कि इसका कपड़ा गीला हुआ है, इसने पेशाब किया है या इसने टट्टी किया है या इसको भूख लगी है। वो बच्चे के रोने के अंतर से समझ जाती है कि इस समय इसको भूख लगी है। तो वो जो उसका भाव का प्रकटीकरण, क्योंकि उस समय बच्चे के पास अभिव्यक्त करने का और कुछ भी साधन नहीं है, वो उसका खाली रुदन है, वो ही माँ को संदेश देता है कि उसको क्या है, इस समय क्या चाहिए। वो एक तरह से भाषा है उसकी। तो इसलिए हमने इसको मातृभाषा कहा। अब धीरे धीरे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं बैंक में था तो हमारे साथ एक थी जो महाराष्ट्रीयन थी मूलतः, और उन्होंने यादव हरियाणा के पुरुष से शादी की थी। तो मैं उनके घर जाता था तो मैं देखता था कि उनका जो बच्चा है वो अपनी माँ से मराठी में संवाद करता था, है ना। तो अब मैंने वहाँ से ये बात पकड़ी कि देखिए, बच्चा भले उसके पिता हरियाणा के हैं और वो रहते जयपुर में हैं और परिवेश पूर्णतः हिंदी का है, लेकिन वो अपनी माँ से जब संवाद करता है वो बिल्कुल शुद्ध मराठी में बात करता था। माँ से जुड़ाव ज्यादा। तो माँ, ये भाषा जो लेता है बालक, वो अपनी माँ से लेता है, माँ के दूध से लेता है। एक समय आप समझ लीजिए गर्भ से लेता है, फिर दूध से लेता है। तो इसलिए हमने इसको मातृभाषा कहा कि बच्चे की जो स्वाभाविक जो भाव अभिव्यक्त करने की, जब वो गर्भ से बाहर आता है या गर्भ में भी रहता है, बाहर से इस दुनिया में आता है, तो वो भाषा जो ग्रहण करता है वो अपनी माँ से ही करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मातृभाषा दिवस को मनाया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य मानते हैं आप? इसके पीछे आप ऐसे समझिए, देखिए कि ये जो पूरी दुनिया है इसमें एक ऐसा माहौल चला कि मैं जो चीज़ समझता हूँ वो उसको मैं सब तक पहुँचा दूँ, है ना। तो हम पूरी दुनिया को एक रूप करने की कोशिश हो रही है।
ठीक है ना। जैसे जो भोजन करता है कि साहब अब सारे के सारे ही वो पिज़्ज़ा खाने लग जाए, या सारे के सारे वो जो भी एक तरह का है ना, हर मनुष्य का एक कोशिश रहती है कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो करता हूँ वो श्रेष्ठतम है और बाकी लोग भी उसको अंगीकार कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुनिया जिसने भी बनाई है वो इतनी विविधतापूर्ण बनाई है, और इसकी खूबसूरती इसी बात में है कि जो जैसे गुलदस्ते में विभिन्न प्रकार के फूल हो, प्रकृति में विभिन्नता हो, तो जो मूल में जितने मानव के समुदाय अलग अलग समूहों में रहते थे पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ भी मानव सभ्यता बढ़ी है, उन समूहों की अपनी अपनी भाषा थी। तो लेकिन सर, भाषाविद गणेश देवी कहती है कि आज के समय में जो बोली जा रही भाषाएं हैं, जो 4000 भाषाएं हैं, वो अगले 80 सालों में लुप्त हो जाएगी। तो क्या भाषा का इस तरीके से पतन, क्या इंसान का पतन, एक जिंदगी का पतन नहीं मान सकते इसको? निश्चित रूप से वो जो उनकी अपनी निजी जीवन शैली थी, जिन विशेषताओं के कारण वो समूह अपने आप को समृद्ध कर रहा था, और आप दुख की बात यह है कि जब ये संचार के साधन और आवागमन के साधन इतने सरलता से उपलब्ध हो गए हैं, तो इसके कारण जो डोमिनेटिंग या जिनको क्या कहें अपन, जो प्रभावी समूह है, वो क्या कर रहे हैं कि वो दूसरों के ऊपर हावी होते चले जा रहे हैं। आप समझेंगे जैसे एक समय आया कि इस दुनिया में कॉलोनी बनाने की होड़ हुई, फ्रांस, स्पेन और इटली और अंग्रेज़ों में। तो जैसे अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया को, एक कहावत थी ना कि अंग्रेज़ों के राज में सूरज नहीं डूबता है, क्योंकि उतना दुनिया के इतने बड़े हिस्से में उनका साम्राज्य हो गया था। तो चूँकि उनको बाकी लोगों पे राज्य करना था, तो चूँकि वो शासक की भाषा अंग्रेज़ी थी, तो उसके लिए शासन के लेन देन में अंग्रेज़ी काम में आएगी, तो अंग्रेज़ी जब जानने बोलने वाले उनको चाहिए थे, तो उन्होंने अपनी भाषा को ही बढ़ाया, प्रमोट किया। वो तो हर मनुष्य का स्वभाव है, वो अपनी चीज़ों को ही बढ़ाता है, दूसरे की चीज़ को क्यों अंगीकार करेगा। तो एक तो वो शासन के कारण जो आप समझेंगे कि जो सारी दुनिया में एक भाषा का या कुछ भाषाओं का डोमिनेशन आया, तो उसके कारण जो छोटे छोटे समूह थे, अब चूँकि उनको बाजार से भी जुड़ रहे हैं, और जो ये प्रकृति का नियम है कि जो बहुतायत में होगा वो प्रिवेल करेगा, और जो अल्पमत होगा वो धीरे धीरे लोप होता चला जाएगा। क्योंकि आप समझेंगे कि बाजार एक बड़ी ताकत है, बाजार में वही चलेगा जो चल रहा है, कहने का मतलब। हाँ, जो प्रभावी होगा वो टिकेगा। लेकिन हमारे भारतीय महापुरुष मानते हैं कि अगर हम, हमारे जैसे करोड़ों देशवासी हैं, उनको अगर किसी विदेशी भाषा में शिक्षित कर रहे हैं, तो एक तरीके से हमारी भाषा का भी पतन है और हमारा भी पतन है। विदेशी भाषा गुलामी की तरफ लेके जा रही है। निश्चित रूप से वो एक, आप समझेंगे कि वो बहुत पहले यहाँ एक वो भ्रम है, अभी भी है खैर, कि आप किसी दफ्तर में जाते हैं और आप हिंदी बोलते हैं और आपका काम नहीं होता है, तो आप जरा गुस्से में अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं, तो आपका काम हो जाता है। ये व्यावहारिक है, मैंने भी देखा है, हमारे बैंक में भी ऐसा होता था कि कोई कस्टमर बहुत नाराज़ हो गया और वो फटाफट अंग्रेजी में जब जोर से बोलने लग गया, तो फटाक से वो ब्रांच मैनेजर या हम सब, अरे यार सर इधर आइए प्लीज़ आइए, और उसका काम हो जाता है। तो आदमी को एक गुलामी की मानसिकता है, हमको लगता है कि ये हमारा प्रभु वर्ग है, इसलिए हमको इसको ओबे करना चाहिए, तुरंत इसका पालन करना चाहिए। लेकिन इसके साथ जो एक बात और है कि वो जो दूसरा समूह है जिसकी भाषा लुप्त हो रही है धीरे धीरे, वो चूँकि एक छोटा समूह है ना, और बाजार में या प्रशासन में या शासन में उसकी हिस्सेदारी कम है, और उसकी भाषा घर में बोलने से काम नहीं चल रहा, उसको बाहर भी तो संवाद करना पड़ता है ना समाज में, तो धीरे धीरे उसकी भाषा छूटती चली जाती है। लेकिन जब सर हम हमारी स्थानीय भाषा में बात करते हैं, तो जो हमारे आसपास के जो समाज के लोग हैं वही हमें हमारी नज़रों में इतना गिरा देते हैं कि हमें खुद एक थोड़ी सी हीन भावना लगती है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो हीन भावना पनप रही है, ये भी कहीं ना कहीं हमारी जो मातृभाषा का जो लोप हो रहा है, जो विलुप्त हो रही है, उसमें बड़ी बड़ा कारण है। ये बड़ा कारण है। मैं जैसे आज भी एक कार्यक्रम में था, मैंने वहाँ भी ये बात रखी कि इस परकीय शासन ने हमारे साथ एक बात बहुत बड़ा नुकसान ये किया कि हमारी जो भी मूल चीज़ थी उसके प्रति हमारे मन में एक शर्म पैदा कर दी उन्होंने, कि हम अपनी भाषा बोलेंगे तो हम गंवार कहलाएंगे। जहाँ गर्व होना चाहिए वहाँ गर्व वो अशेमिंग, हमारे को एक शर्मिंदगी का भाव दे दिया उसको। जैसे आप समझे कि मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ, छोटी जगह का, तो वहाँ गाँव और भी छोटे गाँव में चले जाएँ तो वहाँ जैसे शहर से कोई जाता गाँव का, वहाँ के पढ़ने लग जाता और अपने गाँव जाता और वो अपने साथियों से हिंदी बोलता, तो वो गांव वालों के लिए तो हिंदी भी एक तरह से पराई भाषा थी। पराई भाषा। तो वो यही कहते थे, आप समझेंगे मजाक में, कि यार क्यों अंग्रेजी छांटा है। सही। मतलब उनके लिए वो एक विदेशी भाषा जैसी थी। हिंदी बोलते थे लेकिन चूंकि वो गांव में तो कोई हिंदी बोलता नहीं है, वो अपनी मूल भाषा है राजस्थानी, वही बोलते थे। तो अपनी भाषा को क्यों काम में लेने में या अपनी वेशभूषा काम में लेने में
एक शर्म महसूस होना, ये हमारे ऊपर वो जो परकीय शासन रहा उसका एक दुष्प्रभाव था ये। जबकि अपनी भाषा को लेकर तो गर्व होना चाहिए। भाई मैं उस परंपरा का वाहक हूँ जहाँ से पुरखों ने जिस भाषा से इस समाज को समृद्ध किया है, उन्होंने मुझे उत्तराधिकार में संपत्ति नहीं दी है, ये संस्कार और भाषा भी दी है, विरासत उल्टा मुझे तो इस पे गर्व होना चाहिए कि मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। हमें भी गर्व होना चाहिए और हमारे आसपास के जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी गर्व हो, तब हमारी मातृभाषा जीवित रह पाएगी। बिल्कुल। सर, आप लंबे समय से आखर संस्था से जुड़े हुए संयोजक के तौर पे कार्य कर रहे हैं, तो आपने जो ये आखर मंच बनाया, इसका क्या उद्देश्य है और आपको क्या लगता है कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपने इस मंच को स्थापित किया है, क्या वो उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी है? ये 2014 की बात है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल सब जानते हैं, बड़ा विश्व प्रसिद्ध साहित्य का उत्सव जयपुर में होता है। मैं शुरू से जुड़ा रहा, जब जयपुर विरासत फाउंडेशन ने यह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल शुरू किया था, तो आप देखेंगे कि शुरुआत में तो उसमें अंग्रेजी का ही बोलबाला था। बिल्कुल। फिर स्थानीय स्तर पे खूब विरोध हुआ हिंदी साहित्यकारों की तरफ से, तो उसमें उन्होंने छोटा सा सेगमेंट हिंदी का भी रख दिया। तो हम जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के बाद बैठे थे ऐसे ही चाय पर, तो विचार आया कि यार क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी कुछ करें क्या, क्योंकि उसमें तो कुछ अंश ही नहीं। हिंदी तो चलो एक दिखाने को उन्होंने छौंक लगाने के जैसा एक अंश रख दिया उसमें हिंदी का। खैर, तो चूँकि मैं उसमें बैंक नौकरी में था, इतना समय भी नहीं मिलता था, लेकिन 2016 में हम फिर बैठे दोबारा, जब लिटरेचर फेस्टिवल हुआ हम बैठे थे ऐसे ही, तो आया ये प्रभाकेतन फाउंडेशन के प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रीय भाषाओं को लेके हमारा मन है, हम कुछ करें साहित्य को लेके। तो फिर हमारे 2-3 साथी जो पत्रकारिता की वर्कशॉप करते रहते थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब कर लेंगे, आप हाँ कर लो। तो हमने हाँ कर ली, चलो देखते हैं। तो लगा कि कैसे करें, तो हमने सोचा चलो राजस्थानी के जो लेखक हैं, क्योंकि आप समझ लीजिए कि हिंदी का ही जब कोई बहुत ज़्यादा मान नहीं था यहाँ, तो राजस्थानी का मान तो होने का मतलब ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो हिम्मत करते हैं, और श्री सीमेंट ने कहा कि आपका जो प्रचारात्मक काम है वो हम देख लेंगे। तो हमने कहा चलो करते हैं। तो हमने लेखक के साथ एक आत्मीय संवाद का एक राजस्थानी फॉर्मेट बनाया कि राजस्थानी के लेखक को बुलाएंगे और जयपुर के जो प्रमुख 40-45 लोग होंगे उनके साथ हम बैठेंगे, और फिर लेखक के साथ उसके जो लेखकीय यात्रा है, मतलब व्यक्तिगत जीवन न लेके उसके लेखकीय जीवन को बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे सहज रूप से, जैसे परिवार के लोग बैठते हैं ना कि आपने कैसे लिखना शुरू किया, आपको क्या कठिनाई है और राजस्थानी क्यों शुरू किया, ऐसे करके हमने शुरुआत की। कुल मिलाकर राजस्थानी भाषा को पुनर्स्थापित हाँ, मतलब के लिए वो मैंने कहा ना कि वो जो शर्मिंदगी वाला भाव है वो, अच्छा हमने जानबूझ के आईटीसी राजपूताना, चूंकि जयपुर की जो बेस्ट प्रॉपर्टी है होटल में, वो उसका हमने चयन इसलिए किया बिल्कुल कि ये लगे कि यार जयपुर का जो बहुत भव्य जो है वो सबसे महंगी जो जगह है, वैभवशाली जो चीजें हाँ, और जहाँ मतलब आप समझेंगे कि आप जाएंगे तो वो वेटर भी आपसे अंग्रेजी में बात करता है। हमारी जो राजस्थानी भाषा है वो हमारी मातृभाषा है, हमारा गौरव है। तो आप अभी फिलहाल की परिस्थितियों को देखते हुए आप राजस्थानी भाषा का इतिहास, वर्तमान और भविष्य किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजस्थानी भाषा जब मैंने इसमें काम करना शुरू किया, उसके पहले तो मैं सामान्य पढ़ता था, और एक वैसे ही संदर्भ के लिए बात आ गई तो बताता हूँ कि बिरला एजुकेशन ट्रस्ट जो पिलानी में है, BITS जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मूलतः उसको रन करता है बिरला एजुकेशन ट्रस्ट। मेरे नाना जी उसमें प्रोफेसर थे, डॉक्टर बसंत लाल शर्मा। तो उस समय राजस्थानी की एक शोध पत्रिका निकलती थी बिरला एजुकेशन ट्रस्ट से, तो डॉक्टर कन्हैयालाल सैल उसका संपादन करते थे, मरु भारती नाम से पत्रिका थी। और फिर सैल साहब का निधन हो गया तो मेरे नाना जी ये जिम्मेदारी संभालते थे। तो हम गर्मी की छुट्टी में नाना जी के यहाँ जाते ही थे, तो हम देखते थे वो नाना जी के घर पे वो सारे वो कागजात पड़े रहते थे मरु भारती, और वो छपी आती भी रहती थी, उसके प्रूफ चेक करते थे वो। तो मैंने राजस्थानी मूलतः वहीं पढ़ी थी, वो निहाल दे सुल्तान और ये पुरानी जो प्रेम कथाएं राजस्थानी की। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर है, राजस्थान की जो कला अकादमी जो साहित्य राजस्थान के लिए भाषा साहित्य अकादमी है, बीकानेर में है, सब मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी राजस्थानी भाषा को आपको लगता है कि उतना जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच पा रही है? हाँ, एक दुर्भाग्य ये कहें कि अकादमियों में जो शुद्ध रूप से साहित्यिक ही होना चाहिए था, दुर्भाग्य ये रहा कि एक समय ऐसा आया कि इसमें राजनीतिक रुझान के कारण कुछ लोगों की नियुक्तियां होने लग गई। मतलब लेकिन इसके अलावा हमारे अंदर भी तो इतनी जागरूकता नहीं है राजस्थानी भाषा को लेकर। जैसे विश्वविद्यालय में जो कोर्सेज भी बहुत कम स्तर पे चल रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये भी कहीं ना कहीं कुछ कारण हो सकता है? हाँ, उसके एक बड़ा कारण ये है कि राजस्थानी जो हमारी प्रमुख भाषा थी, जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, आज़ादी से पहले कोई राजकीय भाषा तो वैसे तो नहीं थी ना, कोई संविधान के हिसाब से तो कोई भाषा ही नहीं थी।
तो जयपुर या जोधपुर या राजस्थान जितना भी था, तो यहाँ जो प्रशासन का काम तो होता ही था। हाँ, वो स्थानीय भाषा में ही होता था। भाई पट्टे भी तो जारी होते ही थे ना, राजा लोग पट्टे तो देते ही थे जमीनों के। बिल्कुल। तो वो बैंकिंग के दौरान मुझे अनुभव आया कि देखिए कितनी दुर्वस्था हो गई है कि एक हमारे पास एक कोई लोन का प्रपोजल आया है ना, तो उसके पट्टे आए। अच्छा, पट्टे में क्या होता है, आप देखेंगे कि बिक्री होता रहता है। मूल पट्टा जारी हुआ राजा की तरफ से, शासक की तरफ से, फिर वो बिकता चला गया। मान लो उसकी, हम उसको चेन ऑफ टाइटल लीड कहते हैं कि एक श्रृंखला बनती है कि मूल पट्टा फिर बिका, फिर ए टू जेड मान लो बिकता चला गया। तो ये सारे बिक्री पत्र भी राजस्थानी में लिखे हुए थे, जो स्थानीय भाषाएं जो हैं। अब उसको पढ़ने की समस्या आ गई है। उसका बड़ा कारण ये है कि पाठ्यक्रम से हमारी राजस्थानी भाषा बाहर हो गई। बिल्कुल। जब प्राथमिक शिक्षा से ही आपने राजस्थानी को बाहर कर दिया, तो जो बच्चा पिछले 20-30 साल से पढ़ रहा है, 40 साल से पढ़ रहा है, उसने तो राजस्थानी का कहीं नहीं देखा। तो बच्चों की जो सर्वांगीण विकास जब वो प्राथमिक शिक्षा ले रहा होता है, उस वक्त सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरा बैकबोन उसी के ऊपर टिका हुआ रहता है। तो बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अगर मातृभाषा में दी जाए, जैसा कि भारत सरकार ने जो अभी अपनी नवीन शिक्षा नीति में किया भी है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि बच्चा, मैंने जैसे आपको जिक्र किया था कि बालक जब जन्म लेता है तो मूलतः तो अपनी माँ से ही संस्कार लेता है ना भाषा के। तो शिक्षा, अब वो अचानक जब 3 साल 4 साल का होता है और वो विद्यालय में जाता है, तो उसके लिए एक नई भाषा सामने है। भाई परिवार में माँ से जो संवाद करता रहा, वो तो अपनी भाषा में करता रहा। और अब वो शिक्षा लेने आया है, तो उसके लिए वो एक अलग नई भाषा पूरी की पूरी। तो जो 4 मतलब गर्भ में आने के 9 महीने और 3-3.5 साल जो बालक हुआ विद्यालय आने लायक बना है, तब तक तो उसकी भाषा अलग है और उसको बिल्कुल माहौल भी अलग लगता है। नहीं, और अचानक एक नया वातावरण उसके सामने है। तो एक आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको और मेरे को उठा के चांद पे ले जाएं, एक नए टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी जो सामंजस्य स्थापित होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता। नहीं, उसके लिए तो पूरा परदेसी वातावरण हो गया ना पूरा का पूरा। तो उसके लिए एक मानसिक रूप से आप समझ लीजिए उसके लिए बड़ा कठिन है। और बच्चे का मस्तिष्क चूंकि अभी इतना विकसित नहीं है, जैसे आज इस उम्र में आके आप और मैं कोई नई भाषा सीखना चाहें तो अपने लिए शायद बहुत सरल होगा ये। जैसे मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मेरी पहली पोस्टिंग हुई पंजाब के बॉर्डर पर, है ना। और उस दौर में क्या होता था कि अखबार वगैरह यहाँ हिंदी के अखबार जयपुर से ही छपके जाते थे। तो वो ट्रेन वहाँ तक पहुँचते, अखबार जाते जब तक वो बैंक का टाइम हो जाता था अखबार पर। लेकिन पंजाबी का अखबार वहाँ सुबह 6 बजे आ जाता था, चूँकि हम पंजाब के बॉर्डर पर थे। तो मेरे को लगा यार अब अखबार तो बैंक शुरू हो जाता, पढ़ नहीं पाते, शाम को अखबार पढ़ने का आप समझ लो कि जैसे आप पुराना अखबार पढ़ रहे हो। तो मैं बाजार गया और मैं पंजाबी का कायदा खरीद लाया 25 पैसे में। वो जो अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, तो उसमें हिंदी का लिखा हुआ और पंजाबी गुरुमुखी का लिखा हुआ, ए उड़ा और वो सारा। तो मैंने 1-2 दिन उसका अभ्यास किया और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 7-8 दिन में पंजाबी का अखबार पढ़ने लग गया। तो एक बड़ी उम्र में आके फिर मैंने दूसरी भाषाओं की कोशिश की, जैसे उड़िया की कोशिश की, बांग्ला की कोशिश की। तो मान लो खैर मैं ज़्यादा मैंने उसमें रुचि नहीं ली, पर मेरे को विश्वास है कि यदि महीने 2 महीने आप कोशिश करेंगे तो कोई भी भाषा पकड़ लेंगे। आपके लिए अब सरल है इस उम्र में आके, क्योंकि मस्तिष्क हमारा विकसित हो गया। पर एक 3-4 साल के बच्चे के लिए मैं अपेक्षा करें कि वो माँ से तो बात कर रहा है अपनी शेखावाटी में, बिल्कुल है मैं कटे जाऊँ क्या करूँ, और या गोजी गए मेरे चीज़ फाट गई, और स्कूल में आते ही उससे हिंदी में ही बात करेंगे, तो उसके लिए तो जबकि वो सीखने की बड़ी बेसिक उम्र है और उसी में ही वो डामाडोल हो रहा है, ऐसा हक्का-बक्का हो जाता है यार कहाँ गया। तो उस पर दोहरा दबाव है। तो ये बहुत सरकार ने बहुत अच्छा सोचा है कि कम से कम बड़ी शिक्षाएं भी आप नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा तो आप पूरी की पूरी आप मातृभाषा में ही उसको विकल्प दीजिए कि जो मातृभाषा में पढ़ना चाहे वो मातृभाषा में ही पढ़े, उस पर थोपी ना जाए दूसरी भाषा। और भारत सरकार ने अभी जो कुछ काफ़ी तकनीकी जो पाठ्यक्रम है उसमें भी मातृभाषा को तरजीह दी है। उसके चलते कई राज्य सरकारों ने भी ये कदम उठाए हैं कि भाई मेडिकल और तकनीकी जो पाठ्यक्रम है उनको या तो हिंदी में या स्थानीय भाषा में भी हम आगे कर सकते हैं। इस कदम को किस तरह से? ये बहुत अच्छा कदम है, ये बहुत अच्छा कदम है। आप पूरी दुनिया में देखेंगे कि एक भारत ही एक ऐसा देश है कि जो उच्च शिक्षा सारी की सारी हम अंग्रेजी माध्यम से करते हैं। बाकी आप रसिया चले जाएं, चीन चले जाएं, फ्रांस चले जाएं। हमारे एक साथी हैं वो जर्मन की यहाँ पढ़ाते हैं, जर्मन का इंस्टीट्यूट चलाते हैं। जर्मन चले जाएं, सारी भाषाएं, मतलब आप देखेंगे कि उच्च शिक्षा यदि आप वहाँ जर्मनी में लेते हैं तो निःशुल्क है, और आप यदि अंग्रेजी में पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ शुल्क देना पड़ेगा। तो भारत से जो उच्चतर अध्ययन के लिए वहाँ जाते हैं इंजीनियरिंग के लिए, वो बच्चे यहाँ से जर्मन सीख के जाते हैं ताकि वहाँ उनको कम से कम पढ़ाई का खर्चा तो देना पड़े, निकल सके। सही बात है। तो पूरी दुनिया में जापान में चले जाए या जापानी में है, सब देशों में अब तकनीकी, हमको ये भ्रम हो गया कि हमारे यहाँ चिकित्सा जो पढ़ाई है वो हिंदी में नहीं करा सकते। अरे क्यों नहीं करा सकते?
हाँ, जब रसिया में करा। और देश में करीबन 40 से 45% जो जनता है वो हिंदी बोलती है, तो हिंदी समझने वाले लोग हैं, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी में सब कुछ कार्य हो रहा है, तो फिर हम दूसरी भाषा बस आप देखिए बॉलीवुड का हम मान लो और कुछ भी प्रतिकूल प्रभाव भी आप कह सकते हैं, लेकिन सकारात्मक प्रभाव ये है कि पूरे भारत में कम से कम अब हिंदी समझते तो सब हैं, बिल्कुल, क्योंकि हिंदी सिनेमा ने वो मनोरंजन के लिए इतना व्यापक प्रभाव उसका हुआ कि हिंदी गाने तो पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। और आजकल तो जो अपने तमिल फिल्में हैं, जो साउथ की फिल्में हैं, उनको देखने का प्रचलन बढ़ा है, तो लोग भाषा को नहीं समझ पाते, लेकिन उनकी अभिव्यक्त करने के तरीके से भी वो भाषा समझी जा रही है। अपन ने शुरू में जैसे अपन ने बात रखी ना कि भाषा तो मूल में तो भाव है, सही है ना, तो मूल में तो भाव को पकड़ने की बात है। जैसे मुस्कुराहट है, मान लो मैं हंस रहा हूँ, तो अब ये एक तरह से भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जो शारीरिक अभिव्यक्ति है ये भाषा ही है। तो उस मुस्कुराहट को अन्य व्यक्ति भी, चूंकि मुस्कुराहट तो वो समझता है भाव में, तो वो समझ जाता है कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ। बिल्कुल सर। लेकिन सर मातृभाषा के सामने अभी काफ़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने। आप क्या सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं, और उन चुनौतियों से निपटने के लिए आपके पास में क्या कुछ ऐसे सुझाव हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो वो शर्मिंदगी वाली थी कि एक तो हम अपने मन से इसका शर्मिंदगी का भाव निकाल दें कि मैं अपनी भाषा को बोलूंगा तो मैं गंवार या पिछड़ा कहलाऊंगा। सबसे बड़ी बात भाषा एक तो बहुत समृद्ध, आप ऐसी समृद्ध परंपरा आपके पास है, क्योंकि पूरी दुनिया अब ये समझ रही है कि भैया जो चीज़ जिसके पास है वो एक खजाना है, सही। यदि वो चीज़ चली गई, लुप्त हो गई, तो फिर उसको वापस रिट्रीव करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए इसको भैया लुप्त होने से बचाओ, कम से कम ये बची रहे, तो जब भी अनुकूलन होगा तो वापस बढ़ जाएगी चीज़ें। आप देखेंगे सबसे बड़ा उदाहरण हमारा अपने पास हिब्रू का है, है ना भाई। जो हिब्रू बोलने वाला समाज था यहूदी, वो तो एक तरह से पूरी दुनिया में प्रताड़ित था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। लेकिन जो ही मान लो 1948 के बाद ये जब इजराइल अस्तित्व में आया और वो समाज सारा इकट्ठा हुआ, तो हिब्रू को उन्होंने पुनर्जीवित कर लिया। पूरे विश्व में 6,500-7 हज़ार भाषाएं हैं, जिसमें से 1,000 से ज़्यादा भाषाएं हैं वो विलुप्ति के कगार पर हैं, और कि हर 3-4 महीने में एक भाषा का विलुप्त होने की कगार पे चल रही है। हाँ, बड़ा कारण वो एक तो आप समझ रहे हैं जो तो ये सिर्फ अपने देश की समस्या नहीं, पूरे विश्व में समस्या, कहीं ना कहीं भाषाओं का पतन हो रहा है। इसीलिए मातृभाषा दिवस को अंगीकार किया विश्व ने, इसीलिए कि भैया इसको बचा के रखो, ये बहुत महत्वपूर्ण थाती है हमारे लिए, ये अनावश्यक चीजें नहीं है ये। क्योंकि हमने सबने देख लिया कि देखिए एक रूप यदि इस सृष्टि को बनाना होता ईश्वर को, तो एक जैसा ही बना देता। विविधता जो है इसका सौंदर्य है, विविधता इसका सौंदर्य है। और अपने देश की तो विशेषता ये विविधता में भारत इस मामले में बहुत धनी है कि जो पूरी दुनिया में विविधता नहीं है, वो अकेले भारतवर्ष में इतनी विविधता है कि मौसम की, खान पान की, पहनावे की, भाषा की। कहा भी जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले पानी। हाँ बिल्कुल ठीक। यानी हमारे यहाँ इतनी विविधता है कि हर कोस पे पानी बदल जाता है, और 4 कोस पे चलने पे अपनी भाषा बदल जाती है। लेकिन सर मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए क्या छोटे छोटे कुछ प्रयास ऐसे क्या किए जाने चाहिए? हम हमारे स्तर पे जैसे आप कर रहे हो आखिर मंच के, वैसे समाज के हर व्यक्ति का भी ये दायित्व है। हाँ, जैसे आप देखेंगे हमने राजस्थानी में शुरू किया था आखिर, सबसे पहले प्रभा केतान फाउंडेशन हमारे को सहयोग कर रहा था आर्थिक। लेकिन इसके अलावा जो हम तो उसके अलावा अन्य भाषाओं में भी शुरू हुआ ये। अच्छा। इसकी प्रेरणा से अब देखिए एक मैं छोटा सा और बताऊं, जब ये कोरोना आया और लॉकडाउन हो गया, तो हम होटल में तो ये कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, तो हमने फिर इसको वर्चुअल पे लिया, ठीक है ना। पहले फेसबुक लाइव पे किया, फिर स्ट्रीम यार्ड से हमने पूरे दर्शकों को जोड़ा, ये जोड़ा। फिर ये लगा कि यार चलो और कुछ कार्यक्रम भी कर सकते हैं क्या, तो हमें ध्यान में आया कि राजस्थानी के जो लेखक किताबें छप रही हैं, तो उन किताबों पर तो अपन साहित्यिक चर्चा कर सकते हैं। एक अपन घर में भी नहीं बोलते अपनी लैंग्वेज में, अपने जो बच्चे हैं हम उन बच्चों से भी अपनी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं या किसी और लैंग्वेज में, इंग्लिश में, उनको ज़्यादा मानते हैं। इसकी एक व्यावहारिक समस्या घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसकी एक व्यावहारिक समस्या है विकास जी, मैंने देखा है क्या है कि जो नगरीकरण हुआ है हमारा, नगरीकरण से स्थानीय भाषाएं लुप्त ज़्यादा हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं अपना अनुभव बताता हूँ आपको, जैसे जयपुर बसा, तो जयपुर जब बसा तो परकोटे के अंदर था, ठीक है ना, तो वहाँ जो समुदाय रहता था वो ढूंढाड़ी बोलता था। अब जब वहाँ जनसंख्या बढ़ी और कुछ प्रशासन के दफ्तर बाहर आए, बाहर से लोग यहाँ नौकरी करने आने लग गए, तो जयपुर जब परकोटे से बाहर आया तो कॉलोनियाँ बसी। अब कॉलोनी बसी में से तो क्या हुआ कि एक कर्मचारी तो आया जोधपुर इलाके से, एक आया झुंझुनू इलाके से, एक आया कोटा इलाके से, क्योंकि नौकरियां तो पूरे राजस्थान से अलग अलग भाषाओं का मिश्रण हुआ। अच्छा, अब बसे ना, अब जैसे मेरा घर है मान लीजिए, अब हम तो शेखावाटी घर में तो हम बोल लेंगे, लेकिन बच्चा मेरा मान लो छोटा बच्चा है, वो बाहर खेलने जाएगा पार्क में,
तो वो अलग बच्चों अब वो से मिलेगा धौलपुर से आया हुआ एक परिवार है, एक परिवार उदयपुर से आया हुआ है। अब वो बच्चा शेखावाटी में तो उनसे संवाद नहीं कर सकता, इसलिए, और शिक्षा भी उसकी हिंदी माध्यम से ही थी, तो वो मजबूरी हो गई उसके लिए कि घर से बाहर वो हिंदी में ही संवाद करे। अब क्या हो गया कि उसका अधिकतम समय संवाद का, जब वो बोलता है बार बार, तो स्कूल में बीत रहा है और विद्यार्थी अपने मित्रों के साथ बीत रहा है, उसमें हिंदी प्रयोग आ रही है, और खाली घर में दादी से या माँ से बात करते समय वो अपनी मातृभाषा बोल रहा है। तो अगली पीढ़ी में आके क्या हुआ, ये पूरा का पूरा हिंदी में बदल गया। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि हमें जो मातृभाषा संस्कारों के रूप में जो मिली है वो हमें हमारे घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होगी। सर, आज आप स्टूडियो में पधारे और इतनी अच्छी बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मातृभाषा संस्कारों की संवाहक है। मातृभाषा के बिना किसी भी देश की संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती है। मातृभाषा हमें राष्ट्रीयता से जोड़ती है और देश प्रेम की भावना जगाती है। मातृभाषा है हम सबकी पहचान, इसे भूले नहीं, इसका करे सम्मान।